नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वैदिक काल का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपको वैदिक काल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्रंथ बताए थे, वेद बताए थे, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम लोगों ने बीते समय में ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे सबसे अगला है सामवेद। सामवेद तो आपको याद रखना है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है 7 सुरों का, जिसमें मुख्य रूप से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। अगला है यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, यह भी वेद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जो आप लोग यज्ञ देखते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो यज्ञ के विधियों का वर्णन इसमें पाया जाता है कि मतलब यज्ञ का क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह किया जाता है, उसके लिए उसको करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किन किन एलिमेंट यानी तत्वों की आवश्यकता होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको याद रखना है कि इसे जादू टोना का वेद कहा जाता है। यानी जादू टोना जो आज के समय में आप लोग देखते हैं कि जादू बोलते हैं ना, कि कोई जादू कर दिया है, कोई डाइन कर दिया है, तो उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला है वशीकरण। आप बोलते हैं ना कि हमारे हस्बैंड पे, और लोग बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड पे वो है ना, वो कब्जा कर लिया है ना, तो उसका वशीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला है, देखिए इसे ब्रह्म वेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? ब्रह्म वेद। ब्रह्म वेद मतलब होता है क्या कि सबसे श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ होता है, और ये सबसे लास्ट अंतिम वेद है। ये इसको क्या बोलते हैं? अंतिम वेद। सबसे लास्ट में इसको क्या किया गया, मतलब संकलन किया गया है, इसलिए इसे अंतिम वेद बोलते हैं। अब देखिए हम लोग चारों वेदों को पढ़ लिए। अब पढ़ना क्या है? तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो हम भागों में बांटते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 BC तक। अब देखिए पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सामाजिक जीवन, अर्थात इस समय समाज कैसा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि समाज क्या होता है, तो समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है, जो एक स्पेशल उसका जगह होता है। उस जगह पे वो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनका अपना एक कल्चर होता है, अपना एक रीति रिवाज होता है, उस हिसाब से वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए सामाजिक जीवन, पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे जो जीवन था वो कबीलाई कहलाता था। कबीला, जैसे आज डेट में हम लोग क्या करते हैं, आज डेट में हम लोग रहते हैं गाँव में, तो गाँव में रहते हैं तो एक घर तो नहीं होता है, गाँव में एक से अधिक घर होता है। तो उसी तरह उस समय जब लोग रहते थे पास में, आसपास, तो उसको हम लोग बोलते थे कबीला बोलते थे। क्या बोलते थे? कबीला। तो कबीलाई जीवन कहलाता था। पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था? कबीलाई था। और वही कबीला जब बड़ा होता था, यानी बहुत ज्यादा लोगों का समूह हो जाता था, तो उसे हम लोग बोलते थे जन। क्या बोलते थे? जन। और उसमें राजा हुआ करते थे। राजा तो हिस्ट्री में है ही, और राजा बहुत दिनों तक रहे हैं। यहाँ तक कि जब अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी के आसपास, तो उस समय भी राजा होते हैं। और 1857 की क्रांति जब होती है, उसमें भी राजा होते हैं। और लास्ट में जब, यानी राजाओं का समय बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो राजा को उस समय राजन कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 4 समितियां बनाई गई। समितियां मतलब क्या होता है? मतलब कि उसमें लोगों का समूह था, ठीक है। समितियां बोलते हैं लोगों का क्या था? समूह था। 4 प्रकार की समितियां थी। अब देखिए पहला था समिति। तो पहला जो ग्रुप था, पहला ग्रुप का नाम है समिति, अर्थात यह आम लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा था। समिति में आम लोगों की भागीदारी क्या था? ज्यादा था। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, यानी समिति में कौन भाग लेती थी? स्त्रियां भी भाग लेती थी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सभा। तो आपसे पूछा जाता है कि सभा क्या था? तो सभा ऊंचे वर्ग
ऊंचे वर्गों लोगों का समूह था सभा। इसमें इनमें बहुत कम लोग रहा करते थे और केवल पढ़े लिखे लोग रहते थे, मतलब यह बहुत ही विद्वानों का समूह था सभा। अगला है वेदन। अब देखिए यह एक ऐसा समिति था जिसमें कुछ लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते थे और एक कबीला दूसरे कबीला से क्या करते थे, चोरी करते थे और उस चोरी किए हुए धन को वो लाते थे तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको लेते थे। अगला है गण। यह सभा के समान ही संस्था था। अब देखिए राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे जिन्हें कहा जाता है रत्नीन। राजा की सहायता के लिए कौन होते थे, अधिकारी होते थे, उन्हें रत्नीन कहा जाता है। अब देखिए पुरोहित। इन अधिकारियों में सबसे पहला है पुरोहित। तो पुरोहित मतलब क्या होता है, पुरोहित मतलब होता है कि जो हमारे सबसे घर के उम्रदराज व्यक्ति होते हैं उन लोगों को हम लोग पुरोहित बोलते हैं। या जैसे मान के चलिए जो हमारे यहाँ जैसे हिंदू रीति रिवाज में यज्ञ कराने कौन जाते हैं, जो हमारे पंडित जी लोग आते हैं वो उस घर के पुरोहित बोलते हैं कि हमारे घर के पुरोहित हैं। ठीक है, तो देखिए पुरोहित में सबसे पहला पुरोहित का काम क्या था, तो पुरोहित धार्मिक सलाह देते थे। पुरोहित क्या करते थे, धार्मिक सलाह देते थे। और सेनानी, तो सेनानी मतलब क्या, सेनानी सेना प्रमुख होता था, यानी सेना प्रमुख को सेनानी बोलते थे। देखिए यहाँ पर नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी उस समय अगर हम बात करें तो नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता। उसके पीछे रीजन क्या है, इसलिए उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि राजा उस समय धनवान नहीं हुआ करते थे, राजा के पास उतना पैसे नहीं थे, राजा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए वह नियमित रूप से सेना नहीं रह पाते थे क्योंकि वो सोचते थे कि हम नियमित रूप से सेना अगर रखते हैं तो लोगों को कहाँ से इतना पैसा देंगे। अब देखिए अगला है पूरब। अब देखिए दुर्ग या किले की रक्षा कोई करता था उसे बोला जाता था पूरब, यानी दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले को क्या बोलते थे, पूरब। अब देखिए अस्पर्श, गुप्तचर संस्था का हेड। गुप्तचर मतलब समझते हैं क्या, जैसे आज डेट में बोलते हैं ना कि दूतावास, जैसे भारत का दूतावास किसी दूसरे देश में, जैसे चाइना में रहता है उस तरह से एक देश के दूसरे देश में वो क्या करते हैं, न्यूज़ देते हैं। दूतावास का यही काम होता है। तो उस समय गुप्तचर बोला जाता था। वो क्या करता था, लोगों की निगरानी करता था, इधर उधर देखता था कि कौन क्या कर रहा है, चाल ढाल रहन सहन देखा करता था। ठीक है, देखिए गुप्तचर संस्था का हेड था। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिलता है बलि। क्या मिलता है, बलि। तो यह उस समय कर के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए, कर के लिए। यह उस समय कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था, राजा अपने मन से नहीं लेता था, यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, बलि। अब देखिए न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट आएगा, पार्ट 4। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।